नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों याद रखना, इस बार सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो पूरी मेहनत से हर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, यानी कि भारत का सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है साथियों। ऑप्शन ए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो दोस्तों सेना का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार उसका नाम है परमवीर चक्र। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है और परमवीर चक्र ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए कलारी पट्टू, छठ पूजा, भवाई, कथकली। तो साथियों इन सभी में क्लासिकल डांस कौन सा है, ये है कथकली, जो कहाँ का, ये केरल का एक फेमस डांस है। कथकली कहाँ का, ये केरल का फेमस डांस है। बात करें साथियों और अन्यों की, जो कलारी पट्टू है ये केरल का एक मार्शल आर्ट है। क्या है सर, कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है, केरल का है मार्शल आर्ट। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं मैं छठ पूजा, साथियों छठ पूजा बिहार का फेस्टिवल है। कहाँ का सर, बिहार का फेस्टिवल है, जिसमें भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, नदी में पानी चढ़ाते हैं, ये आप जानते हैं। बात करते हैं साथियों भवाई, जो भवाई जो फेस्टिवल है कहाँ का, ये राजस्थान का बहुत फेमस, ध्यान रखना बहुत फेमस डांस है राजस्थान का भवाई। अगर गलती से भी भवाई आता है, भवाई इस तरीके से, तो याद रखना है दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। ये गुजरात का है भवाई और भवाई कहाँ का, राजस्थान का है। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो, तो भवाई गुजरात का होगा और ये भवाई राजस्थान का है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न आपके सामने आ गया। जी सर, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जो हमारा देश जब आजाद हुआ था उस टाइम पर सी राजगोपालचारी को पहला गवर्नर जनरल बनाया, इस बात को भी याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सी राजगोपालचारी करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान पुरुष भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। साथियों ध्यान देखना है, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, वो किसको मिला था, वो मिला था इंदिरा गांधी जी को मिला सबसे पहले महिला में। और जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको इंदिरा गांधी को मिला। अगर बात करते हैं पहला मरणोपरांत जो अवार्ड था वो किसको मिला था, वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, आपने शायद ही पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए एस एन जोशी, पी सी जोशी, वी डी सावरकर, आर सी मजमूदार। तो साथियों 1857 की एक पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक थे वी डी सावरकर जी, जो कि एक बहुत महान प्रसिद्ध व्यक्ति थे वी डी सावरकर, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क भी है, जिनका नाम है बी डी सावरकर नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, उसका नाम है साथियों, ऑप्शन ए समांतर रेखा, उष्णकटिबंधीय रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसके मध्य से गुजरने वाला जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं विषुवत रेखा को। और लेकिन भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आया है। ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। तो साथियों 1000 झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड कंट्री को, जो कंट्री है फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं साथियों, आशा है कि यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस का
सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बनता है। ऑप्शन है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पर, वो रूस कंट्री में है। ये भी याद रखिए कहाँ पर, रूस में है। और भारत रूस से ही सर्वाधिक मात्रा में नेचुरल गैस खरीदता है, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुगा। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, जो कि भारत के जस्ट ऊपर ही है और हिमालय के ऊपर लगता है। तो माउंट एवरेस्ट एकदम सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे हाईएस्ट। और याद रखना नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर की माता माउंट एवरेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है वर्तमान में? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्री सी आर पाटिल। साथियों तो वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री है उनका नाम है श्री सी आर पाटिल, जो है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। बात करते हैं अगले प्रश्न की नेक्स्ट, कि वर्तमान में संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो वर्तमान में संचार मंत्री भी हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा इस पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं ऑप्शन ए अशोक के, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आता है, ये भी याद रखिए। और मेगास्थनीज की एक फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी साम्राज्य था उसके बारे में वर्णन इसमें मिलता है इंडिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी कि जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर तो हर कोई जानता है, जो कि नालंदा, जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है, जिनको जला दिया गया, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कौन बता सकता है इसको भाई साहब? ऑप्शन ए बहुत इंपोर्टेंट भी है, ऑप्शन ए 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। तो साथियों नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को हर साल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, कि भारत जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? सब कोई जानते हैं कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन संविधान को लिखने वाले कौन थे हाथों से? ये आपसे कह रहा है। ऑप्शन ए कन्हैया लाल मानकेलाल मुंशी, बाल साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो साथियों भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मतलब अपने हाथों से भारत के संविधान को लिखा था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका प्रारूप तैयार किया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक है, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, यानी कि ये भी एकदम करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां, ये रॉन्ग है भाई साहब, ये रॉन्ग है। पंडित रविशंकर सितार वादक, सही है। जो ऑप्शन डी भी हमारा सही है, क्योंकि इनको भी, ये भी सितार वादक है और इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला है पंडित रविशंकर को, याद रखिए। अब आप कहोगे सर जो बिस्मिल्लाह खां है अगर वे तबला वादक नहीं है तो कौन है? तो साथियों बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, जो कि इनको शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न अवार्ड मिला है, बहुत ही फेमस थे, इसलिए इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, बात कर रहे हैं तबला वादक कौन है, तो तबला वादक देखिए जाकिर हुसैन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, इन दोनों व्यक्ति जो हैं वो क्या है, तबला वादक हैं, याद रखिए जाकिर हुसैन
और शिव कुमार शर्मा, दोनों ही तबला वादक हैं। आगे बात करते हैं संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया। तो साथियों, संगीत का जो यंत्र है तबला, उसका प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। ये प्रश्न का याद हुई, आंसर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। चलिए अगला प्रश्न, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है वीणा, जिसको माँ सरस्वती अपने हाथों से बजाती हैं। तो कमेंट में सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम तो लिखिए अगर आपको पेपर में पास होना है, क्योंकि माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए मंगलाचरण, थिल्लाना, बट नृत्य, धरिजाम। तो साथियों, भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उससे संबंधित वर्ड जो है उसका नाम है थिल्लाना। अब क्यों पढ़ते हैं, थिल्लाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, जो लास्ट में करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। तो साथियों, जो पंथी डांस है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक फेमस डांस है पंथी, याद रखिए, पंथी छत्तीसगढ़ का एक फेमस डांस है पंथी। आगे बढ़ते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से रूप जुड़े हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन ए बांसुरी, मैंडोलिन, सहनाई, गिटार। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, 100% कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो एग्जाम में बैठना, तब मालूम पड़ेगा, यही प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न पूछता है बार बार। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक से, एक फेमस बांसुरी वादक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो साथियों, ए मेरे वतन के लोगों ये फेमस सॉन्ग है जो कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला था साथियों, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट बनता है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश की, जो पड़ोसी देश भूटान है, उसकी राजधानी का नाम क्या है। इसको कौन नहीं बता सकता, थिम्पू, ढाका, बीजिंग, पारो। देखिए, तो भूटान की राजधानी क्या है, इसमें थिम्पू है। बात करते हैं ढाका, ढाका जो कंट्री जो राजधानी है वो किसकी है, वो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की है। ठीक है, बात करते हैं बीजिंग, बीजिंग किसकी है, चीन की बीजिंग है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो साथियों, ब्रह्मपुरेश्वर जो मंदिर है, टेम्पल है, कहाँ पर, ये तमिलनाडु का एक फेमस टेम्पल है ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर अवार्ड 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए आर रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गुलजार। तो साथियों, ए आर रहमान को सन 2009 में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड मिला था, याद रखिए, और गीत के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है। आपके सामने ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारायण। तो साथियों देखिए, राजस्थान का जो बूंदी फेस्टिवल है बहुत इंपोर्टेंट राजस्थान का है, इस बात को याद रखिए। बूंदी फेस्टिवल कहाँ का, ये राजस्थान का एक फेमस फेस्टिवल है। बात करते हैं गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ का सर, ये महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। बात करें साथियों बोनालू, बोनालू कहाँ का, तेलंगाना का, बोलांगू कहाँ है। अब याद रखना है, जो बोनालू फेस्टिवल है इसमें महाकाली, जो देवी माँ काली है, इनकी पूजा करते हैं, और तेलंगाना का है, याद रखिए इस बात को भी। ठीक है, तेलंगाना का है, उसमें देवी माँ काली की पूजा होती है इसमें। बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, जो कोणार्क डांस फेस्टिवल है ये कहाँ का, ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो कोणार्क डांस कहाँ का, ये है उड़ीसा का। तो ये फेस्टिवल भी है, याद रखिए, ये डांस भी है और फेस्टिवल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में
नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2016, 2015, 2018, 2017। तो साथियों योजना आयोग को, भारत की जो योजना आयोग थी, जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसको योजना आयोग कहते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया था, ये भी आप याद रखिए। 2015 में नीति आयोग इसका नाम रखा था, ठीक है, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो साथियों ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो वर्ली चित्रकला है साथियों ये कहाँ की? ये महाराष्ट्र की एक फेमस चित्रकला है, जिसका एग्जाम में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में आया था प्रश्न, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए नए बांध बनाने के लिए, गंगा नदी की कायाकल्प और संरक्षण करना। ऑप्शन सी गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना। तो साथियों नमामि गंगे मिशन का जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य है गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 कहां पर? पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये आप जानते हैं। बात करते हैं जो पुरुष फेंक में जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जो कि फेमस भाला फेंक है, यानी कि जेवलिंग थ्रो बोलते हैं अंग्रेजी में, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था 2024 में, सिल्वर मेडल, ठीक है, याद रखिए इस पर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, क्योंकि हाल ही में हुए, अगस्त में हुए शायद, याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ये प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अहमद सहरावत, सुशील कुमार। तो साथियों सबसे कम उम्र के जो पदक विजेता है उनका नाम है अमन सहरावत, जिन्होंने हाल ही में पदक जीता था, याद रखिए इस बात को, ओलंपिक में जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2026 टोक्यो, 2028 लॉस एंजलिस, 2030 पेरिस फ्रांस, 2028 न्यूयॉर्क अमेरिका। तो साथियों अगली वाली जो ओलंपिक होंगे, अभी 2024 में हुए, अब 28 में होंगे। प्रति 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, याद रखिए इस बात को, 4 साल में एक बार होते हैं। अब की बार 2028 में होंगे और लॉस एंजल्स में होंगे, याद रखिए इस बात को, 2028 लॉस एंजल्स में होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्योत्सव मनाते हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो साथियों हम्पी जो डांस फेस्टिवल है, ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का फेमस डांस फेस्टिवल है। अगर बात करते हैं हम्पी, हम्पी एक शहर भी है, ये याद रखिए, जो कर्नाटक में है, ये भी याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1919, 1920, 1922, 1923। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो साथियों महात्मा गांधी, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार है। इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका मतलब क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, पहली बार परमाणु बॉम्ब कहां फेंका गया था? ऑप्शन ए नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो साथियों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था, जिससे कि वहां पर कई बच्चे, बड़े बूढ़े सबकी हत्या हुई थी, याद रखिए इस बात को। आगे चलते हैं,
अफ्टर प्रधान मंत्री परिषद के शासक के शासन काल में थी। तो अफ्टर प्रधान जो है यानी कि 8 महान तेलुगु कवि, जो 8 कवि थे और कहाँ के, तेलुगु जो भाषा इसके कवि थे, 8 महान कवि, वो किसके दरबार में थे? तो उसका राइट आंसर जो महाराज कृष्णदेव राय थे, जो कि विजयनगर के एक फेमस और प्रसिद्ध और निडर शासक थे। उनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके शासन काल में 8 तेलुगु कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, किससे संबंधित है साथियों? ये इसका राइट आंसर मत्स्य पालन संबंधित है, नीली क्रांति। इसका प्रश्न बहुत आपसे पूछा जाएगा कि इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो साथियों जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को, जो को जापान का एक महत्वपूर्ण शहर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी साथियों, वो दामोदर नदी पर बनी थी। इसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। आपके इस परीक्षा से 10 नंबर तो क्लियर होंगे ही। देखिए अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो साथियों जो अर्जुन अवार्ड है वो मिलता है खेल कूद के क्षेत्र में, ये भी याद रखना है। और याद रखना जो अर्जुन अवार्ड है स्टार्ट होता है 1961 में, सबसे पहले ये शुरू होता है अर्जुन अवार्ड। खेल कूद के क्षेत्र में इसमें प्रदान होते हैं क्या? अर्जुन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों जो ईरानी कप है उसका संबंध है क्रिकेट से। आज मैं इसी क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। देखिए जो पहली ट्रॉफी है इसका नाम है दिलीप ट्रॉफी। ये ट्रॉफी ये वाली है, ये ईरानी ट्रॉफी है, और ये रणजी ट्रॉफी है। ये तीनों ट्रॉफियों का संबंध है क्रिकेट से दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप और रणजी, तीनों ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से। इस बात को भी याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किए गए टेलीग्राम के सीईओ कौन है? हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया था फ्रांस की सरकार द्वारा, और ये टेलीग्राम के सीईओ थे। तो इनका नाम था पावेल दुरेव। इनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाने वाला आने वाला एग्जाम में प्रश्न है, इस बात को भी नोट करना है। ठीक है आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन योजना स्टार्ट की है। जितने भी कर्मचारी हैं भारत में उन सभी को पेंशन देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है, इस बात को भी नोट करना है। और यहाँ आपके सामने मोदी जी बैठे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। देखिए लाल नदी, जिसको रेड रिवर कहते हैं, किस देश में बहती है? तो साथियों जो लाल नदी है वो बहती है वियतनाम कंट्री में, इसको भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अपनी परीक्षा के लिए अपने माइंड में फिट कीजिए हर प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शुक्र को। जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी की बहन है। यहाँ पर आपके सामने ये पृथ्वी है और इसके बगल में जो है ये शुक्र है, मार्स। इन हर प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों, तो पूरी मेहनत से देखना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो साथियों आपके सामने गन्ना जो है, कपास, चावल, गेहूं। तो गेहूं आप जानते हैं, जो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, जो कि मार्च अप्रैल महीने में काटी जाती है। और बाकी गन्ना है, कपास है, ये सभी, ये तीनों की तीनों फसलें जो है रबी खरीफ की फसलें, इस बात को भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों वायुमंडल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इस बात को नोट करना है, ये हमें हानि पहुंचाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश किरण से जो हमारी समताप मंडल परत होती है, यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, इसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा कुछ भी नहीं कर पाता। इसको भी नोट करना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अब बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की साथियों,
जिसे हम N2O बोलते हैं, और ये हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थे? तो साथियों, जो अष्टप्रधान है इसका मतलब है कि 8 महान कवि किस राजा के दरबार में थे? तो उनका नाम है कृष्णदेवराय, महाराज कृष्णदेवराय, जो कि कर्नाटक में विजयनगर के राजा थे, जिनके दरबार में 8 महान विद्वान थे। इनको भी नोट करना है, महाराज कृष्णदेवराय। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? तो साथियों, ये नेपाल में है। ये आप याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। ये भी नोट करना है, भारत के जस्ट ऊपर है। आगे चलते हैं साथियों, पृथ्वी की पपड़ी जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इसकी ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे कहते हैं, आपके सामने रेड रेड वाला है, इसको कहते हैं मैग्मा। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मैग्मा को कहते हैं लावा। ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, उसका सबसे पहले आकलन किया था भारत में दादा भाई नौरोजी ने। इसको भी याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। साथियों, बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसको भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बात करें इसकी स्थापना कब होती है साथियों? स्थापना की बात करें इसकी, तो याद रखना है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रा आपूर्ति है, यानी जो मुद्रा है, धन, उसकी जो धन है घटना बढ़ना, वो कौन कंट्रोल करता है इसको? तो साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको कंट्रोल करती है मुद्रा आपूर्ति को, और यही इस नोट को छापती है। नोट को छापने वाली भारतीय रिजर्व बैंक है। बात करें सर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसको आपको कमेंट में लिखना है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है ये आपको कमेंट में इसके उत्तर देने हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? तो साथियों, जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, जिसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम घटना है, बादल वगैरह, सब कहाँ? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। आयनिक मंडल की बात करें, इसमें जितने भी सैटेलाइट हैं, प्रौद्योगिकी हैं, सब इसी में मिलती हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया? तो साथियों, जो डायर था, इस डायर ने, RH डायर, इसने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये घटना कब होती है साथियों? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। ये भी याद रखना है, पंजाब के अमृतसर में घटना होती है। और जो डायर था, इसने गोली चलाने का आदेश दिया। उस घटना में कई हजारों व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति मारे गए थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो साथियों, देश बंधु की उपाधि किनको मिली है? ये मिली है चित्तरंजन दास, जिन्हें हम CR दास भी कहते हैं। इनको देश बंधु की उपाधि मिली है साथियों। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए, जाना बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने 100 प्रश्न रखे हैं मैंने, बहुत ही इंपोर्टेंट। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि थी। तो उनको उन्होंने, जब जो घटना हुई थी 1919 में, हमारे देश के कई लोग मारे गए थे उस घटना में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस उपाधि को लौटा दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसी उपाधि, ये कह दिया, जिसमें हमारे देशों की जान जा रही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, उस टाइम पर जो नरसंहार हुआ था, उस टाइम पर जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको भी नोट करना है, चेम्सफोर्ड था उस समय पर जब ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न, बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था अंग्रेजों के समय में, ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी, इनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस बात को नोट करना है, भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें साथियों इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसकी है? ये पुस्तक सरोजिनी नायडू की है। किसकी है? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। इंडिया विंग्स फ्रीडम। बात कर रहे हैं साथियों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? तो साथियों ये पुस्तक महात्मा गांधी है। इसकी महात्मा गांधी की है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का हिंदी में मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, थोड़ा जो खेल नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो थोड़ा कहाँ का है सर? थोड़ा जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? ये है सिक्किम का एक फेमस डांस है, ये भी नोट करना है। और ये खेल के समय इस नृत्य को करते हैं, ये भी नोट करना है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों हमने बात की थी, जो महाराज कृष्णदेवराय थे वो हम्पी कर्नाटक की थे। तो साथियों हम्पी जो नृत्य है वो कहाँ का होगा? ये कर्नाटक का है, इस बात को याद रखना है। हम्पी कहाँ का? कर्नाटक का है। ये एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमोचा कहाँ का है सर? ये गमोचा जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये असम का एक इम्पोर्टेंट कल्चरल जो सिंबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गमोचा कहाँ का? असम का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो मैं इस प्रश्न को आप सभी के लिए दूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो साथियों जो भारतीय टीम की कप्तान है उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो 2024 की T20 महिला विश्व कप की कप्तान बनी है। इसको भी नोट करना है, लेटेस्ट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है साथियों? तो ये प्राप्त हुआ है किसको? ये हुआ है डॉक्टर जो प्रो गोविंदराजन पद्मानंद, इनको वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? 100% एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। साथियों हाल ही में जो हमारे देश का नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसको दोबारा से बनाने की जो नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, विभाजन दिवस का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपने कई दिवस पढ़े होंगे लेकिन ये दिवस किसी ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 अगस्त को होता है विभाजन दिवस का स्मृति दिवस, इसको भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, सुशील कुमार। तो साथियों जो अमन सहरावत जो है हाल ही में ये सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पदक जीतने वाला विजेता है, अमन सहरावत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? तो हाल ही में जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची उनका नाम था विनेश फोगाट। ये हाल ही में फाइनल में पहुंची थी लेकिन इनको 100 ग्राम वजन के लिए, मात्र 100 ग्राम वजन के लिए वहां से आउट कर दिया, इन्होंने इनको खेलने की अनुमति नहीं दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भगवान हनुमान की 90
फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है टेक्सास अमेरिका में दोस्तों। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की है, ये भी नोट करना है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विदेशों में भी भगवान की मूर्ति हमारे यहाँ की चल रही है, देख लो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, जो इटली की कैपिटल है रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। इस बात को भी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जब तक 100 प्रश्न ना कर लेंगे दोस्तों, उठना मत, ये आज पढ़ लेना है पूरी मेहनत से। देखिए, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो साथियों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, ये तो आप जानते ही हैं, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा। देखिए, बिहार केसरी जो है, ये इन्हें कहते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को। अब इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो श्री कृष्ण सिन्हा जी हैं, जो कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि सीएम थे श्री कृष्ण सिन्हा, और लगातार 2 बार रह चुके हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको बिहार केसरी कहते हैं, ये भी नोट करना है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के पौधों के शैवाल के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न एग्जाम में, इंपोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत में सितार के उस्ताद, जिन्हें हम सितार मास्टर कहते हैं, इनके किसे, यानी कि इनके रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं भारत के सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, क्योंकि भारत के एक सितार वादक है, ये भी नोट करना है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध किससे है? ये है शहनाई वादक। क्या है सर? शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, इसको भी याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, और इनको क्या मिला है? इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? तो साथियों, जो कमला हैरिस है, जो कि यूएसए अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी थी, ये भी नोट करना है, कमला हैरिस, और जो कि लेटेस्ट 1-2 वर्ष पहले ही बनी है कमला हैरिस। तो ये प्रश्न कई बार आया है, इसलिए याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो साथियों, गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पड़वा है, ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं बोनालू, तो ये साथी ये कहाँ का? ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का। और बूंदी उत्सव जो है, ये कहाँ का है साथियों? ये बूंदी फेस्टिवल है, ये हमारा राजस्थान का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो गिद्दा जो शैली है, नृत्य शैली, वो कहाँ की? ये है पंजाब की एक इंपोर्टेंट शैली है, ये भी नोट और याद कर लेना है अच्छी तरह से। गिद्दा पंजाब का है। आगे बढ़ते हैं, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप नंबर पे मत जाना, नंबर थोड़ी मिस्टेक है नंबर पे। ठीक है, तो नंबर में काउंट हो गया है। तो सत्रिया कहाँ का फेस्टिवल है साथियों? जो कि नवीनतम फेस्टिवल है। तो सत्रिया हमारा असम का फेस्टिवल है, जो कि सबसे नवीनतम न्यू क्लासिकल डांस है असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो नोट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको कराया था। देखिए, तो बोनालू जो है, इसमें देवी महाकाली की पूजा करते हैं, और ये लोग कहाँ के लोग करते हैं? ये करते हैं तेलंगाना के लोग। बोनालू कहाँ का फेस्टिवल? ये है तेलंगाना का। बात करता हूँ साथियों केरल। तो केरल का एक मार्शल आर्ट जो कि बहुत चर्चा में चल रहा है, जिसका नाम है कलारी पट्टू, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो कलारी पट्टू का नाम याद रखना। जो कलारी पट्टू है, ये कहाँ का? केरल का एक मार्शल आर्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका इंतजार करता हुआ। हरिप्रसाद चौरसिया
किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? इनका संबंध है बांसुरी वादक, यानी कि ये बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें शहनाई वादक कौन है, तो शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अभी बात करके आए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। और बात करें पंथी, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों, जो पंथी जो नृत्य शैली है वो कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ की याद रखना शैली है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचार जो कूट फेस्टिवल है वो कहाँ पर? ये मिजोरम का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है साथियों। जिसके पीछे कूट आता है तो वो अधिकतर चांस मिजोरम के ही आते हैं। तो जितने भी डांस हैं जिनके पीछे कूट आए तो कहाँ का? मिजोरम का होगा। बात करता हूँ गोवा राज्य की, तो गोवा जो हमारा स्टेट है, यहाँ का सिग्मो फेस्टिवल बहुत इंपोर्टेंट है। सिग्मो कहाँ का साथियों? ये फेस्टिवल कहाँ का? ये गोवा का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? साथियों, जो अदिति अशोक है इनका संबंध जो है वो किससे है? वो है गोल्फ से। ये भी नोट करना, गोल्फ इनका खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का निषेध किया गया था, यानी कि सती प्रथा को कब बंद किया गया? तो 1829 में। ये भी याद रखना है, 1829 में इसको बंद किया। और उस टाइम पर कौन थे? उस टाइम पर जो वायसराय था विलियम बेटिंग था, विलियम बेटिक उस टाइम पर वायसराय था। बात करते हैं किनके प्रयासों से इसको रोका गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को रोका गया, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो साथियों, अनुच्छेद 270 के अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष यानी कि एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है, आर्टिकल 270। ठीक है, सॉरी 370, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, आर्टिकल 370 के तहत। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहते हैं साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये भी याद रखिएगा, लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो साथियों, भारतीय संविधान को सबसे पहले अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान में अपनाया गया। ये भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? साथियों, तो आप जानते हैं जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वो किस में आता है? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, तीनों भारतीय सेना सर्वोच्च, जो तीनों सेना होती है भारत की, उनका सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन है? तो साथियों, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है वो इन तीनों बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। आप जानते हैं आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में लिखा है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों, ये जर्मनी से ली है। जो आपातकालीन है भारत के संविधान में, और ये किस अनुच्छेद में लगता है आपातकालीन, ये आपको बताना है कमेंट में। आपातकालीन किस आर्टिकल में, ये आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ से? तो साथियों, मोहिनी अट्टम कहाँ का? ये केरल का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का फेस्टिवल है, जिसमें भगवान विष्णु हैं वे नृत्य करते हैं और भस्मासुर को भस्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक थे? तो आप जानते हैं विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था कृष्णदेवराय। हम बात कर चुके हैं, ये तो शासक थे। बात करते हैं स्थापना की, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? जो गीत गोविंद है साथियों,
उसके कवि कौन थे? उस कवि थे जयदेव, जो कि एक इम्पोर्टेंट बुक बनती है गीत काव्य, और इसके कवि कौन थे? गीत गोविंद के जयदेव थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन है? अभी जाना नहीं है, थोड़े से प्रश्न और शेष रह गए हैं साथियों, पूरी मेहनत से पढ़िएगा, सिलेक्शन आपकी जेब में होगा आपकी बार। तो ऋग्वैदिक काल कौन है? इंद्र और अग्नि जो है ऋग्वैदिक काल के देवता हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो साथियों जो शाहजहां है, जो कि मुगल शासकों का एक इम्पोर्टेंट शासक था शाहजहां, जिसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, याद रखना। और इसी ने आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल को बनवाया, इसी ने, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दिल्ली के जो लास्ट नंबर के बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के सबसे अंतिम बादशाह थे। ठीक है, मुगलों में बादशाह कहते हैं और हिंदुओं में शासक, सम्राट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? ये प्रश्न अभी पूछा गया है सीजीएल की सेकंड शिफ्ट में। ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं सीजीएल में, आप देख लीजिए। तो एमटीएस तो तुच्छ सा लेवल का है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है साथियों? ये है कोलकाता हाई कोर्ट, ये भी नोट करना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कोलकाता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, परीक्षा में आने की इसकी 100% संभावना है दोस्तों। तो हाल ही में जो 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार वो मिला है ऋषभ शेट्टी को। किसको? ऋषभ शेट्टी, जो जो आपके अभिनेता हैं, इनको पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथी जो वे पूर्व विदेश मंत्री थे, इसको भी नोट करना है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रश्न की आने की संभावना कैसे नहीं बनती, आप बताइए, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? तो साथियों पूरे विश्व में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो आप जानते हैं जो मनोज सोनी थे, इनसे पहले उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था 2-3 महीने पहले, और उनके स्थान पर प्रीति सूदन को बनाया गया यूपीएससी की नई अध्यक्ष, प्रीति सूदन। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने वोमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है साथियों? तो ये जीता है हाल ही में श्रीलंका ने, इसको भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2023 में भारत ने जीता, लेकिन 2024 में श्रीलंका ने इस कप को जीत लिया, वोमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो साथियों उस टाइम पर 15 फीमेल मेंबर थी, भारत के संविधान के निर्माण में सहायता करने वाली 15 महिला सदस्य थी। ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि कितनी मेंबर थी महिला मेंबर, तो 15 महिला सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको लौह पुरुष कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्होंने ही प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों, 100% इसकी छपने की गारंटी है। जो प्रश्न करा रहा हूं पूरी मेहनत से पढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को संविधान के जनक कहते हैं। और आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है, इन्होंने उसको संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न कई बार आता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो साथियों भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायचौदा। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है, इस बात को नोट कीजिएगा। अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण।
उनमें उनकी सहायता किसने की, उनमें सारी चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियम बनाए थे और इन्होंने उनको हाथ से लिखा था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो साथियों, अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि भारत के राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हैं, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हम बात कर चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल होती है। साथियों, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? साथियों, तो चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को, चावल का कटोरा। यहाँ पर चावल की खेती होती है, इसीलिए चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा सिटी है वो कौन सा है? वो मुंबई है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी? मुंबई भारत की सबसे बड़ी सिटी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों, ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। ये बात कर चुके हैं। इनकी पुस्तक थी द बिंग्स फ्रीडम इनकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और प्रतिभा पाटिल जो है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे? तो सबसे पहले भानु अथैया को इस अवार्ड मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ये प्रश्न आया आपके सामने कि भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो उनका नाम है दादा साहब फाल्के। इनको सबसे पहले इन्होंने ही भारतीय सिनेमा को स्टार्ट किया था और पहली फिल्म बनाई थी भारतीय हरिश्चंद्र। इसको भी याद रखिए, भारतीय हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? ये कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, तो जवाहर सुरंग है जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर की सुरंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? साथियों, यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम के ऊपर चीन, बगल में नेपाल और इस साइड में भूटान है, तो ये सिक्किम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्किम के 3 देश लगते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो साथियों, लैगून झील कहाँ पर? चिल्का को कहते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा शहर की झील है, उड़ीसा में है। ये भी याद रखिए, भारत की सबसे खारे पानी की झील, जिसे लैगून झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम, बात कर चुके हैं, दामोदर नदी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये भी आप जानते हैं, जो मेघालय का मावनीराम बोलते हैं, ये यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारत में जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो कान्हा कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जो सबसे इंपोर्टेंट जो मिट्टी है, वो सोइल है, वो कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसी में सर्वाधिक खेती होती है, जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन को उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठकर अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो था अशोक। फिर भी इसको महान कहते हैं लोग। इसने अपने बड़े भाई की हत्या की थी, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो साथियों, जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है? साथियों, इनके पास गृह मंत्रालय नहीं है, बाकी के सब मंत्रालय। इनके पास अंतरिक्ष मंत्रालय भी है, परमाणु विभाग मंत्रालय भी है
लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भी इनके पास ही है, जो हमारा गृह मंत्रालय इनके पास नहीं है। आगे चलते हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो जो अमित शाह हैं इनके पास वर्तमान में रक्षा मंत्रालय है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं इनको, डिफेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो हैं वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं फिनिश होगी। एक दो प्रश्न और रह गए। वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है? जिनका नाम है श्री किंजपुरम मोहन नायडू, जो है वर्तमान में नागर विमानन मंत्री है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है साथियों? तो इनका नाम है श्री जुएल ओराम, जो कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री है। यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह गया, अंतिम प्रश्न आपके लिए। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगर बात करूं मैं बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कोसी नदी। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, इसका भी उत्तर दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो साथियों, स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को, जो कि हमारे देश में ब्रिटिश वायसराय था, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय सिविल सेवा, इसे आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? याद रखना है, हर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो थे हमारे देश के पहले इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, मात्र एक भारत ही अपना ऐसा देश है जो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत है, ये भी नोट कीजिए, इंडिया इज ए ग्रेट। और अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करें, यहां पर द्वीप नहीं कह रहा हूं मैं, द्वीप समूह कह रहा हूं, तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो कि यहां पर है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में इसी के द्वीप हैं पूरे विश्व में। अगर मैं कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो द्वीप है हमारा ग्रीनलैंड, और याद रखना है द्वीप ग्रीनलैंड है और द्वीप समूह इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नेक्स्ट, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्तमान में कौन है? तो साथियों, वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो है हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसका आंसर देना है कमेंट में। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो इनका राइट आंसर है हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि लगातार 2017 से लगातार बनती आ रही हैं। बात करते हैं वित्त मंत्री की, तो 1 जुलाई 2017 में ये शुरू होता है वित्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जिसे जीएसटी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था उसका नाम है लोथल, जो कहां पर है? गुजरात में है लोथल। बात करते हैं धौलावीरा, ये कहां पर? ये भी गुजरात का है। राखी गढ़ी, ये भारत का सबसे नवीनतम इसकी खोज हुई है, ये भी याद रखिए, और ये हरियाणा राखी गढ़ी में है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों, सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, और याद रखना है कहां पर? जम्मू कश्मीर की वुलर झील। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी हमारी हिमालय है,
जो कि उत्तर दिशा में हमारी मिलती है। यहाँ पर सभी की सभी जो क्या है हिमालय पर्वत है। बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है, जो कि हमारे राजस्थान शहर में है, राजस्थान स्टेट में पड़ती है अरावली श्रेणी, जो कि हमारे देश की प्राचीन है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू है, उसका नाम है, ऑप्शन ए हरमिंदर साहब हम्पी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गोमेतुसर। तो भारत की सबसे बड़ी स्टैच्यू का नाम क्या है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहां पर, ये गुजरात की एक फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये प्रतिमा सबसे ऊंची है भारत की। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ओजोन परत कहां पाई जाती है, जो ओजोन लेयर है वो हमारे वायुमंडल में कहां पर मिलती है, तो ये हमारी समताप मंडल में मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, समताप मंडल, जिसे हम मीसोस्फीयर कहते हैं, इसका राइट आंसर रहने वाला है। और याद रखिए जो भी हमारी मौसम की घटना होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। सबसे पहली बात तो WTO है, इसकी जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना होती है। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो धन है हमारा बढ़ता है घटता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करने वाली ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों जो मुद्रा आपूर्ति है उसको कंट्रोल करता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है, इट इज द राइट आंसर। और याद रखना तो हमारे देश में नोट छापने वाली मात्र एक बैंक का नाम इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यही बैंक हमारे देश की मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करती है, और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण होता है। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को, जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से चर्चित हैं। तो सानिया मिर्जा का संबंध है लॉन टेनिस से, इनका खेल कौन सा है, लॉन टेनिस का खेल है इनका, टेनिस का संबंध सानिया मिर्जा है, याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो जो स्पर्श लाइन होती है, टच लाइन बोलते हैं, ये कबड्डी में मिलती है। आप जानते हैं कबड्डी के मध्य एक लाइन होती है और उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, संविधान सभा यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया था। तो 1946 में जो हमारे देश के अस्थायी अध्यक्ष बने उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे देश के अनपरमानेंटली हेड बने थे। चलिए नेक्स्ट, इनको भी आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माता को आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इन सबको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था। तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया था इन्होंने किया 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था संविधान में। याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी आप जानते हैं। चलिए हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को की 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये हमारे देश के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में
निधन हुआ है और 80 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न नेक्स्ट, किस जानवर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस मनाते हैं? इसका राइट आंसर है शेर दिवस। शेर के लिए हमने 10 अगस्त को दिवस मनाना स्टार्ट किया था, शेर के लिए। अगला प्रश्न, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर 82वें नंबर का था, 8 अगस्त 2024 को। ये आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 से 2024 तक 82 वर्ष हो चुकी है इसे। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 6 पदक जीते भारत ने, उसमें से एक हमारा सिल्वर मेडल और बाकी के 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। और सिल्वर मेडल को जीतने वाले हमारे देश के भाला फेंक जेवलिन थ्रो, उनका नाम था नीरज चोपड़ा, ये आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड डोनेशन डे बोलते हैं इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? शुरुआत सबसे पहले आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में स्टार्ट होते हैं, इसका राइट आंसर 2008 है। और याद रखना ये इंडियन प्रीमियर लीग जो है भारत का हमारा क्रिकेट संबंधित खेल है। अगला प्रश्न आपके सामने, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर हमारे देश के पहले कपिल देव थे। और 1983 में ये पहला वर्ल्ड कप होता है, 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया जिसे भारत जीता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कपिल देव 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। दूसरा विश्व कप 2011 में भारत जीता और उस टाइम पर एमएस धोनी जो थे कप्तान थे। और भारतीय टीम ने भारत के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराया था। ये दोनों ही बातें बहुत ही इंपोर्टेंट रखने वाली हैं, याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना एग्जाम में आने वाला 100% प्रश्न है आपके लिए। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, इनको ही मास्टर ब्लास्टर कहते हैं और इनके नाम से ही इनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सभी खेलों में एकमात्र यही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड प्राप्त है। भारत रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला है, वो भी 2014 में मिला, इस बात को भी नोट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, थुल्लल जो डांस है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो थुल्लल जो फोक डांस है ये कहाँ का? ये केरल का एक इंपोर्टेंट डांस है। और यहाँ के और कई डांस भी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनको। इनके नाम भी विचित्र रखे हैं, थैयम है, तिरुवितकल्ली है, कोलकल्ली है, मेडिटम है, एलोकोलकड़ी है, बहुत सारे नाम, सबको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों इस राज्य से संबंधित है। तो करगम जो फोक डांस है ये कहाँ का? ये तमिलनाडु का एक फेमस लोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य है। और भी कई ऐसे यहाँ के हैं तमिलनाडु के, उनमें से भरतनाट्यम बहुत फेमस है, कोलट्टम भी बहुत फेमस है फोक डांस, काराकट्टम, कजाई, कोथू, देवराट्टम, मैयल अट्टम, कुम्मी ओलेट्टम, ये सभी जो फोक डांस है तमिलनाडु के फेमस फोक डांस है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ये आपको जानते हैं इस प्रश्न को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत रत्न अवार्ड है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पीपल के वृक्ष की भांति है। ये आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, आपके सामने इमेज बनी है। और ये भारत रत्न अवार्ड उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा, लोग, कुछ भी, चाहे खेल हो चाहे कुछ भी। अगला प्रश्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका के। इनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, याद रखिएगा। बात करते हैं पाकिस्तानी एकमात्र जिनको हमारे देश का भारत रत्न अवार्ड मिला है, उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक पाकिस्तानी थे। इनको मुस्लिम भी थे, इनको
भारत रत्न अवार्ड मिला है एकमात्र, इसके लिए नोट रखने इस बात को। अगला प्रश्न, किस भारतीय राजनेता को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो नाम है उनका द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट वर्तमान में। इनको हाल ही में सूरीनाम जो कंट्री है वहां का ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध हिंदी महिला लेखक को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना उनका नाम है पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, ये तो घूम फिर के वहीं आगे, इसको तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है प्रियंका मोहिते, जो कि इन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी को, पर्वत श्रेणी को, 5 पर्वत श्रेणी को लगातार फतेह किया। इनको भी नोट कीजिए, इनका नाम प्रियंका मोहिते है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो साथियों इनमें से मेघालय का नृत्य है लाहो। जो लाहो डांस है ये कहाँ का? ये मेघालय का एक फेमस डांस है। और भी यहाँ की डांस से पढ़ते हैं। लाहो नृत्य जनजातियां, जो जयंतियां जनजाति है जो कि मेघालय की है, और बेहन देखला उत्सव के दौरान करते हैं ये लोग। मेघालय के अन्य जो नृत्य हैं नोंगक्रेम, चाट सुकरा, साध सुख, माइनसियम, बेहंदकलम, बांग्ला, डोर सेगड़ा, ये सब कहाँ के? मेघालय के फेमस लोक डांस है। अगला प्रश्न, भूत आराधना अनुष्ठा के नृत्य भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य के तटीय जिलों में करते हैं? जिसका राइट आंसर कर्नाटक। ये कर्नाटक के डांस है जो कि कोयले पर लोग चलते हैं और डांस को करते हैं। और यहाँ के और कई डांस और हैं, डोल्लू कुन्निथा, बोला कट्टा, ये सब कहाँ के? कर्नाटक के हैं। नागमंडला डांस कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। वीरगासे यक्षगान भी बहुत फेमस है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। यक्षगान कर्नाटक का। बयलाता, सुग्गी, हुट्टारी, उम्मटा, अट्ट, कोम्माटा, गोरबारा कुन्निदा, गारोडी गोम्बे, पाटिकोनिया, नागामंडल, आती कलंजन, नदी दोजी, सब कहाँ के? ये कर्नाटक के फेमस, बहुत फेमस, एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है, याद रखिए। फोक डांस है ये सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य यानी कि राज्य नृत्य कौन सा है? तो साथियों एकमात्र घूमर डांस जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। वैसे तो कालबेलिया भी कहाँ, ये भी राजस्थान का है, कठपुतली भी राजस्थान का ही है, लेकिन बात करें राज्य नृत्य की, स्टेट डांस, घूमर डांस जो है राज्य नृत्य, इसको भी याद रखिए। देखिए आगे पढ़ते हैं सभी को। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। चक्री, गड़गौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, गपाल और कालबेलिया, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इन सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। अगले प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। बंगाल के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? तो साथियों बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, उनका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? पहले अंग्रेजों के समय में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होता है और इसके तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए इस बात को। इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल, जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, खासकर एसएससी के। भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिए इस बात को। भाग 2 में आते हैं 5 से 11 भाग 2 में, ठीक है। चलिए अब हम पूरे प्रश्न का ही पोस्टमार्टम करते हैं। आर्टिकल 1 से 5 यानी कि अनुच्छेद 1 से 5 ये भाग 1 में आते हैं सर, भाग 1 में। अब बात करें इसकी पूरे की, तो 1 से 5 में क्या होता है? इसमें पहले आर्टिकल में ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ इसमें टोटल पूरे राज्यों का वर्णन आर्टिकल 1 से 5 में और भाग 1 में आते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, आर्टिकल 12 से 35। साथियों अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 हमारा लगता है, भाग 3, ठीक है। और इसी भाग में हम इसको क्या कहते हैं
इनमें मौलिक अधिकार हैं। क्या है सर? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, आर्टिकल 36 से 51। इसका मतलब है डीपीएसपी, और ये भाग 4 में आते हैं दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि हिंदी बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आर्टिकल भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51। आशा है कि चार ऑप्शन को समझ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों की आवंटन से संबंधित है? तो साथियों, राज्य की यानी कि हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य की जितनी भी सीट वगैरह हैं उनका जो उल्लेख किसमें, हमारी चौथी अनुसूची में है। बात करते हैं साथियों छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं। असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो हमारे स्टेट हैं, इन सभी का वर्णन, इन सभी को इनमें सम्मिलित किया गया था, याद रखिए इस बात को। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। बात करें 5वीं अनुसूची की दोस्तों, जो हमारी 5 जो शेड्यूल है, इसमें क्या है, जो अनुसूचित जनजाति होती है SC ST का उल्लेख इसमें 5वीं अनुसूची में SC ST का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में होती है। आप देख सकते हैं फीमर कहाँ पर, जांग में है, और सबसे लंबी हड्डी हमारी शरीर की है। बात करें फिबुला, फिबुला आपको दिखाई देगी, ये हमारी टांग में होती है, ये वाली ग्रीन तरह की फिबुला है। बात करते हैं स्टेपीज, ये हड्डी जो है हमारे कान की हड्डी होती है, जो कि पूरे शरीर में सबसे छोटी छोटी हड्डी हमारी कौन सी है, स्टेपीज होती है। बात करें टिबिया की, तो टिबिया हमारी टांग की जो आप येलो दिख रही है, येलो कलर की, ये हमारी टिबिया हड्डी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।